नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उन्नति क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जुलाई 25 से लेकर जुलाई 31 तक के करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री विल होस्ट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? ऑप्शन दिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी चाइना। तो पूछा गया कि कौन सा कंट्री होस्ट करेगा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो प्रोग्राम है उसको कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो इसका मैंने एक फ़ोटो भी मैंने आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो कि अबू धाबी में होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल्स हम समझते हैं। द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज ए ग्लोबल इवेंट हेल्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो एक जो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है ना, ये एक ग्लोबल इवेंट है जो हर साल करवाया जाता है। और ये इसका जो मेन एजेंसी है जो कंडक्ट जो करते हैं वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। इट ब्रिंग्स टुगेदर लीडर्स, और इस जो समिट या फिर आप इवेंट बोल लीजिए, उसमें तमाम तरीके के जो बड़े जो नेता मंत्री हैं, जो लीडर्स है, वो वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। गवर्नमेंट साइंटिस्ट सम्मिलित होते हैं, NGO या फिर बिजनेस, टू डिस्कस एंड डिसाइड एक्शंस फॉर नेचर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारा जो नेचर है, इसको कंजर्व करने के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, या फिर उन सभी चीज़ों के बारे में इस इवेंट में डिस्कशन किया जाता है। इट टेक्स प्लेस एवरी 4 years। पहले मैंने वो गलत थोड़ा बोल दिया था, वो हर चौथा साल में हर 4 साल बाद वो कंडक्ट करवाया जाता है। और जो पहला जो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस वो हुआ था 1996 को मॉन्ट्रियल कनाडा पे है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, द IUCN वर्ल्ड, ये जो पहला कहाँ हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा अपने नोट्स वगैरह में लिख के भी आप रख दीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI? IRDAI का नया चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन आर अजय सेठ, ऑप्शन बी रामचंद्र चौधरी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र खुंताई एंड ऑप्शन डी देवाशीष पंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अजय सेठ। तो ये है हमारे अजय सेठ जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ही इज़ मिस्टर अजय सेठ। तो नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड अजय सेठ, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी and Secretary of the Department of Economic Affairs, as the new chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India। तो ये जो हमारे जो अजय सेठ जी हैं वो हमारे पहले मतलब फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी वो रह चुके हैं। ठीक है, और उनको अपॉइंट किया गया है। और ये जो पोजीशन जो था ये पहले किसके पास था? द पोजीशन हैड रिमेन्ड वैकेंट सिंस देवाशीष पंडास टेन्योर एंडेड इन मार्च 2025। तो मार्च 2025 को जो देवाशीष पंडा जी थे, जो IRDAI का जो चेयरमैन थे, उनको अभी हटाकर वो अभी नए जो चीफ चेयरमैन बने हैं वो है हमारे अजय सेठ जी। ठीक है,
तो याद रखिएगा, अजय शेठ जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI। और IRDAI क्या है? IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड CM फ्लाइट स्कीम? CM फ्लाइट स्कीम निम्नलिखित में से कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो इसको लॉन्च किया है हमारे अपने स्टेट असम ने। ठीक है, तो असम अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, द स्टेट हैज़ लॉन्च्ड CM फ्लाइट स्कीम। तो आइए जानते हैं CM फ्लाइट स्कीम क्या है। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा announced the Chief Minister's Foreign Language Initiative for Global Human Talent। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का क्या है? ये फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव है, फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव है फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट टू एनहेंस। इसके द्वारा क्या होगा? टू एनहेंस जो एम्प्लॉयबिलिटी अब्रॉड। इसके द्वारा हमारे जो असम के जो युवक है उनको एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिलेगा, नए एम्प्लॉयमेंट का उनको जरिया मिलेगा। इसके बाद दिस स्कीम विल ऑफर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग इन फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अप टू जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट N2 लेवल। तो JPLT के जो N2 लेवल तक के आपको जो ट्रेनिंग करवाया जाएगी, और इसके लिए आपको ए सब्सिडी ऑफ 1.5 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू ईच सिलेक्टेड एप्लीकेंट फॉर लैंग्वेज ट्रेनिंग। तो उस लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 1.5 लाख तक के सब्सिडी आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। दिस इनिशिएटिव एम्स टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन असम थ्रू इंटरनेशनल जॉब एक्सेस। और इस स्कीम के द्वारा जो हमारे जो असम के जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक कम हो सकता है। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारे असम सरकार ने CM फ्लाइट स्कीम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4, बोल्ड कुरुक्षेत्र ए मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मिलिट्री एक्सरसाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया गया था इंडिया और कौन से कंट्रीज़ के बीच में, और उस जो मिलिट्री एक्सरसाइज उसका नाम दिया था बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन आर USA, जापान, सिंगापुर, रशिया। तो ये कंडक्ट करवाया गया सिंगापुर के साथ। तो जानते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है? तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 रेफर्स टू द 14th एडिशन ऑफ द बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज conducted by the India and Singapore currently underway at Jodhpur Military Station, Rajasthan from 27th of July to 4th August 2025। तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का जो प्रोग्राम है ये 14th एडिशन है। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो एक्सरसाइज का 14th एडिशन है, और ये अभी एट प्रेजेंट जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में ये हो रहा है। और ये स्टार्ट हुआ था 27 जुलाई को और ये ख़त्म होगा 4 अगस्त 2025 को। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडिया सिंगापुर डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और सिंगापुर का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसका ताकतवर बनाने के लिए अक्रॉस टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, रीइंफोर्सिंग अलाइनमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक रीजन में एक अच्छा सिक्योरिटी रहे उस सोच के साथ ये बोल्ड कुरुक्षेत्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो करवाया जाता है। तो और ये जो फर्स्ट इनिशिएटेड इन 2005 और 2005 को पहला बोल्ड कुरुक्षेत्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला सवाल, वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच? भारत द्वारा पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच जो टेस्ट है वो कहाँ कंडक्ट करवाया गया? ऑप्शन सर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। सो चेन्नई में भारत का पहला फर्स्ट
हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच का जो टेस्ट हुआ है वो कंडक्ट करवाया गया। तो ये क्या लिखा है देखिए, इंडियन रेलवे हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इन चेन्नई। तो इंडियन रेलवेज का जो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में स्थित है, उस फैक्ट्री में भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच ये करवाया गया। तो ये जो ट्रेन में जो हाइड्रोजन का यूज़ होने से क्या फ़ायदा होगा ये अभी हम देखेंगे। द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल provides larger benefits in the direction of the green transportation technology to support zero carbon emission goal as a clean energy source। तो हाइड्रोजन के यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, उस पर बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और टू सपोर्ट जीरो कार्बन, जो पोल्यूशन वगैरह भी होता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन गोल्स, ठीक है, और एंड ए क्लीन एनर्जी सोर्स, और एक एनर्जी का क्लीन जो अच्छे एक एनर्जी का वो सोर्स बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसी के साथ थोड़ा पोल्यूशन का भी लेवल कम होगा, ठीक है, और टू सपोर्ट जीरो कार्बन एमिशन, और जीरो कार्बन एमिशन का जो गोल है उसको सपोर्ट करने के लिए ही ये स्टेप उठाए गए हैं, ठीक है। तो भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच, उसका जो टेस्ट हुआ है वो हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल कब मनाया जाता है, हम कब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 जुलाई, 28 जुलाई के दिन हर साल ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये मनाया गया बिकॉज टू ऑनर द बर्थडे ऑफ डॉक्टर बरोच सैमुअल बुलमर्ग, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द हेपेटाइटिस बी वायरस, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डेवलप किया था, एंड डेवलप इट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वैक्सीन, और उस वैक्सीन का उन्होंने उस जो बीमारी है उनका उन्होंने वैक्सीन भी आविष्कार उन्होंने ही किया था। इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस डेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस जो दिन है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, एंड इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली, और ये इंटरनेशनल ऑब्जर्व किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन ईच ईयर ऑन 28 जुलाई, और 28 जुलाई के दिन ये पूरे विश्व में हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो 2025 का जो थीम है ये है लेट्स ब्रेक इट डाउन। जो हेपेटाइटिस डे है उसका थीम क्या रखा गया है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। और ये जो हेपेटाइटिस बी है ना, ये या फिर हेपेटाइटिस के बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, A B C ऐसा रहता है। तो लेकिन उसका मूल जो मेन रीज़न होता है, जो हेपेटाइटिस जो होता है वो होता है हमारा जो लीवर है ना, लीवर में उसका एक इट्स अ लीवर डिजीज़, उसको लीवर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। लीवर में वो बीमारी होती है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये जो स्पर्श जो इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आइए जानते हैं स्पर्श क्या है। तो स्पर्श स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाँ ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लॉन्च्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू मैनेज द पेंशंस ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो डिफेंस जो हमारे जो आर्मी जो होते हैं ना, BSF के जवान या फिर जो भी डिफेंस के जो पर्सनल होते हैं, उनके जो पेंशन है उसको मैनेज करने के लिए ये स्पर्श इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर इंक्लूडिंग वेटरन्स, डिफेंस सिविलियंस एंड देयर फैमिलीज मोर एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली एंड सिक्योरली, और ताकि उनका जो पेंशन का जो प्रॉब्लम ना हो, तो इन सभी चीज़ों को एफिशिएंटली करने के लिए, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर करने के लिए ये जो स्पर्श जो स्कीम है, सॉरी स्कीम नहीं, स्पर्श जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो हालांकि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में इसलिए आया ताकि उस जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम देखा गया था, तो इसी के कारण ये न्यूज़ में आया था। तो कभी कभार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि स्पर्श इनिशिएटिव जो है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ऐसे भी आपको सवाल बन सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 8. Recently, who became the first ever Indian woman to won the Fight Women's World Cup Championship 2025? तो रिसेंटली पहले भारतीय महिला कौन बनी जिन्होंने फाइट वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप उन्होंने जीता है? ठीक है, ऑप्शन आर वैशाली, ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी दिव्या देशमुख एंड ऑप्शन डी एच द्रोणावल्ली. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिव्या देशमुख. सो ये है हमारे दिव्या देशमुख जी. एंड दिव्या देशमुख बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमन. ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट एवर इंडियन वुमन टू वोन द फाइट वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप. तो फाइट क्या है, जिनको पता नहीं फाइट क्या है, फाइट FIDE इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट रन्स एंड मैनेज एवरीथिंग रिलेटेड टू चेस. ये जो चेस जो होता है ना, इंडोर गेम्स, वो चेस को रन, ये जो चेस गेम करवाने का जो नियम वगैरह सब कुछ जितना भी है, तो वो कंडक्ट कौन कराती है? फाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कराती है. लाइक चेस का वर्ल्ड चैंपियन पकड़ लीजिए, या फिर प्लेयर के रैंकिंग पकड़ लीजिए वर्ल्ड वाइड, और इंटरनेशनल रूल्स वगैरह सब कुछ वो जो मैनेज जो करती है वो है फाइट. ठीक है, तो फाइट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि चेस के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब कंडक्ट करवाती है फाइट. क्वेश्चन नंबर 9. Which country will host the 33rd United Nations Climate Change Conference COP33 in 2028? तो 2028 में COP33 जो होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन से कंट्री उसको होस्ट करेगी? ऑप्शन आर जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कनाडा. तो इसको होस्ट करने वाली है हमारे भारतवर्ष. ठीक है, साथ ही 2025 का जो COP30 जो है ना, वो होगा इस साल ब्राज़ील में. वो भी आप याद रखिएगा, क्या पता वो पूछा भी जा सकता है. ठीक है, तो COP30 होने वाला है ब्राज़ील में. तो आइए जानते हैं COP क्या है. ये जो COP जो है ना वो क्या है? तो COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. इट इज़ अ ईयरली मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन. तो ये एक ईयरली मीटिंग है, कंडक्ट कौन कराती है? कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन. राष्ट्र संघ इसको हर साल कंडक्ट कराती है. और इसका मेन उद्देश्य क्या है? डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग. तो उस मीटिंग में तमाम बड़े बड़े नेता उसमें सम्मिलित होते हैं. बड़े बड़े NGOs के बड़े बड़े जो चीफ होते हैं वो सम्मिलित होते हैं और उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. डिसाइड हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन कैसे कम करा जाए उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है. फिर हेल्प पुअर कंट्रीज फाइट क्लाइमेट प्रॉब्लम. तो क्लाइमेट प्रॉब्लम के कारण जो गरीब जो देश होते हैं उनको कैसे हम सहायता कर सकते हैं उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है. सेट न्यू गोल्स टू प्रोटेक्ट नेचर एंड पीपल. और ये जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नए नए टारगेट्स वो भी वहाँ पे डिसाइड किया जाता है. तो बेसिकली COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है. और इसका मतलब उसमें मीटिंग्स वगैरह होती है. ठीक है, कॉन्फ्रेंस तो मालूम ही आपको, मीटिंग है. तो उस मीटिंग में क्या डिस्कशन किया जाता है? हाउ टू सेव आवर नेचर, और पोल्यूशन कैसे कम करवाया जाए उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन चलता है. और ये कंडक्ट कराता है हमेशा यूनाइटेड नेशन हर साल. ठीक है, और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ना, COP30 2025 का जो COP30 मतलब 30th एडिशन जो हो रहा है वो हो रहा है हमारे ब्राज़ील में. ठीक है, आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10. हु वोन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? 2025 का बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आर ऑस्कार पियास्त्री, ऑप्शन बी लैंडो नोरिस, ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्रेक, ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टेपन. ठीक है, तो ये जीता है हमारे ऑस्कार पायस्त्री ने. तो ये ऑलरेडी फोटो में उनका फ़ोटो ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं. ऑस्कार पायस्त्री ने जीता है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025. तो ये बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स क्या है? द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स इज अ बिग Formula 1 कार रेस. ये बेसिकली कार रेस होता है, हेल्ड एवरी ईयर एट ए फेमस ट्रैक कॉल्ड स्पा फ्रैंकोर चैम्प्स इन बेल्जियम. तो बेल्जियम के जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक मतलब जहाँ पे रनिंग ये जो कार रेस होते हैं ना वो करवाए जाते हैं. ठीक है, हमने तो ऑलरेडी जो अपने मोबाइल गेम में गेम्स में हमने ऑलरेडी
छोटे समय में या फिर अभी भी हम कोई हम खेलते हैं ना, वो जो कार रेस, तो लेकिन उसका जो मोबाइल में होता है, लेकिन उसका रियलिटी में भी ऐसा गेम होता है, ठीक है। तो वो है तो वो जो उसका नाम दिया गया, क्या नाम है उसका, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। और ये बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एवरी ईयर, हर साल करवाया जाता है। और जो बेल्जियम जो कंट्री है, उस कंट्री का एक फेमस ट्रैक है, उस ट्रैक का नाम क्या है, स्पा फ्रैंकॉर्चेम्स, और उसमें यह करवाया जाता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स फास्ट कर्व्स, ट्रिकी वेदर एंड एक्साइटिंग रेसेस। तो वहाँ पे ऐसे रेस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का इसी के साथ आज का सवाल ख़त्म होता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वो देखिए। तो व्हाट इज़ हेपेटाइटिस पूछा गया है। हेपेटाइटिस क्या है? ए हार्ट डिजीज ऑफ हार्ट है, कंडीशन दैट अफेक्ट्स द लंग्स, एंड इन्फेक्शन दैट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द लीवर, या टाइप ऑफ स्किन एलर्जी। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो IRDAI का जो हेडक्वार्टर है वो निम्नलिखित में से कौन से स्टेट पर स्थित है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर पसंद आया हमारा वीडियो तो हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।